मृदा उर्वरता उत्पादकता, ठीक है ना। मृदा उत्पादकता का मतलब क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र से मिलने वाली उपज और उससे मिलने वाला पैसा, दोनों को हम क्या कहते हैं? तो जो या तो प्रति इकाई क्षेत्र से हमें प्राप्त उत्पादन हो या हमें उससे क्या मिले? पैसा मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्पादकता। तो यहाँ ये नोट कर लो फटाफट, मृदा उत्पादकता लिख करके मृदा उत्पादकता की परिभाषा। हाँ, मृदा उर्वरता चल रहा था अपना। मृदा उर्वरता के बाद में अपना अब है मृदा उत्पादकता। पहले मृदा उर्वरता के बारे में हमने देखा था। मृदा उर्वरता क्या है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब अपनी है मृदा उत्पादकता। सॉइल प्रोडक्टिविटी, वो थी सॉइल फर्टिलिटी। लिख लिया? मृदा उत्पादकता की परिभाषा। मृदा उत्पादकता की परिभाषा में लिखें, प्रति हेक्टर उपज क्षमता या प्रति हेक्टर उपज से प्राप्त आय को मृदा उत्पादकता कहते हैं। लिख लिया? अब इसमें पहला पॉइंट लिखें, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। सेकंड पॉइंट लिखें, उत्पादक मृदा निश्चित ही उर्वर होती है। थर्ड लिखें, मृदा की उत्पादकता केवल मृदा उर्वरता पर निर्भर न होकर अन्य कई स्थितियों
की अनुकूलता व प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। लिख लिया। अब इसके बाद में लिखें, इसी के अंदर टॉपिक डालना है, मृदा उत्पादकता के अंदर मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। लिख लिया। इसमें ए डाल करके लिखें मृदा उर्वरता। हाँ, इसमें ए डालें मृदा उर्वरता। इसमें पहला पॉइंट लिखें, पौधों की वृद्धि के लिए पौधों को संतुलित तथा पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिख लिया। सेकंड लिखें, उर्वर मृदा के उत्पादक होने की संभावना भी अधिक होती है। लिख लिया बेटा। इसके बाद में सेकंड बी पॉइंट डालें, मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा, हाँ बी पॉइंट। मृदा की भौतिक दशा में पहला पॉइंट लिखें, मृदा की भौतिक दशा अच्छी होने पर भौतिक दशा अच्छी होने पर उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन अधिक होता है।
लिख लिया। सेकंड लिखें, मृदा की संरचना मृदा कणाकार, मृदा गठन, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, वायु संचार, वायु संचार तथा वायु संचार तथा सरंध्रता, सरंध्रता मृदा के भौतिक गुण हैं। लिख लिया। इसके बाद में सी पॉइंट लिखें, मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति में पहला लिखें, शहरी क्षेत्र वाली मृदा अधिक उत्पादक, अधिक उत्पादक होती है। सेकंड पॉइंट लिखें, ग्रामीण क्षेत्र की मृदा शहर की अपेक्षा कम उत्पादक होती है। हाँ, अब इसे समझें कैसे होगा ये। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है कि जैसे शहर की मृदा, शहर के आसपास कहीं भी खेती या कोई उद्यान है तो वहाँ पर क्या होगा, फल और सब्जी महंगी बिकेगी, और जब फल और सब्जी महंगी बिकेगी तो हमें आय ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा ना। और पैसा ज़्यादा मिला तो इसका मतलब क्या हो गया, उत्पादकता ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम उत्पादकता का मतलब क्या है, जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमारी क्या है, उत्पादकता है। और गांव में क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में वही सब्जी या वही फल क्या होगा, सस्ते में बिक जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी वर्तमान की बात करूं तो इस समय पर आपने देखा होगा कि भाई मार्केट, जैसे अगर मैं भिंडी की बात करूं, सब्जियों की बात कर लें, हम सब्जी में चाहे भिंडी की बात करें चाहे लौकी की बात करें, तो वहाँ की मार्केट में वो भिंडी की कीमत या फिर उसकी क्या नाम है, लौकी की कीमत नॉर्मली मैं मानता हूँ ज़्यादा 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर जबकि अगर हम बात करते, हाँ एक मिनट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो शहर की मृदा है, शहर की मृदा वाली जगह पर क्या होगा, वहाँ पर हर चीज़ महंगी होगी। आज अगर तुम खुद ही देख लो कि वहाँ पर भिंडी की कॉस्ट क्या है, हेलो
हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना कि नहीं आ रही? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे वहां पर अगर आज की डेट में पूछें कि भिंडी की रेट क्या है, नहीं पता? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो वहाँ पर अगर भिंडी की कॉस्ट मान लो 20 रुपये 30 रुपये और यहाँ पर भिंडी की कॉस्ट है 50 रुपये, तो पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है पर केजी का? शहर में। तो शहर में क्या होगा, जब पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो उत्पादन तो उतना ही है, लेकिन उस उत्पादन से हम पैसा यहाँ ज़्यादा कमा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पैसा कम कमा पाएंगे। तो इसलिए शहर से पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, शहर के पास की ज़मीन से पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ की ज़मीन कैसी है, शहरी क्षेत्र की है। शहरी क्षेत्र के आसपास की जो जब भूमि है वो अधिक उत्पादक होती है, किसकी कंपैरिजन में? ग्रामीण क्षेत्र के कंपैरिजन में। नेक्स्ट लिखें उत्पाद की मांग, डी उत्पाद की मांग। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। उत्पाद की मांग, है उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग में पहला पॉइंट लिखें, किसी वस्तु का उत्पादन कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। लिख लिया बेटा? सेकंड लिखें, यदि किसी वस्तु का उत्पादन मांग से अधिक हो जाता है, मांग से अधिक हो जाता है, तो मांग कम होने के कारण वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, मांग कब बढ़ेगी? जब किसी वस्तु का उत्पादन कम है। तो जब किसी वस्तु का उत्पादन कम है, जैसे अभी टमाटर की बात करें, टमाटर का उत्पादन कम है और मांग ज़्यादा है, तो उसकी रेट क्या है? बढ़ी हुई है। अगर मंडी में खूब सारा टमाटर आ जाए, मार्केट में बहुत सारा टमाटर आ जाए, तो हर आदमी बेचने के लिए तैयार रहेगा कि मुझे बेचना है, तो वो क्या करेगा? रेट कम करता जाएगा और मार्केट में उसकी रेट कम हो जाएगी। और अगर मार्केट में टमाटर कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? उसकी रेट बढ़ जाएगी। तो जो हमारी उत्पादकता है वो किस पर निर्भर करती है? मांग पर। यानी कि अगर उत्पादन कम होता है तो मांग बढ़ जाती है, और उत्पादन कम होने पर मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से क्या होगा? मूल्य बढ़ जाएगा, और मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा? उत्पादकता बढ़ जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारी जो डिमांड है,
डिमांड अगर इंक्रीज होती है, डिमांड जब बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या होगा डिमांड बढ़ने पर? नहीं, डिमांड बढ़ने पर हमारी जो क्या नाम है मूल्य है उस वस्तु का, वो मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है ना। डिमांड अगर बढ़ती है तो मूल्य हमारा क्या होगा, मूल्य भी बढ़ेगा, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट अगर मार्केट में धीरे धीरे पहुंचे, जैसे टमाटर का उत्पादन अच्छा हो रहा है लेकिन टमाटर मार्केट में एक साथ ना पहुंचे, तो उससे क्या होता है, उसका मूल्य बढ़ा रहता है। जैसे अपन कहते हैं ना जमाखोरी, काला बाजारी, तो इसका मतलब क्या है, काला बाजारी का मतलब, जमाखोरी का मतलब कि यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है तो वो क्या करता है, कोई बड़ा व्यापारी क्या करता है, जैसे अगर मान लो प्याज की बात करूं, अभी जैसे प्याज की रेट बहुत कम है, और अगर इसे कोई बड़ा व्यापारी पूरे प्याज को खरीद ले, जितना मार्केट में प्याज आ रहा है उस प्याज को खरीद के अपने पास स्टोर कर ले, अब मार्केट में क्या हो जाएगी, प्याज की कमी हो जाएगी, क्योंकि किसान के पास प्याज है ही नहीं है बेचने के लिए, और मार्केट में भी प्याज नहीं है, तो उसका रेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि मांग बढ़ गई और मार्केट में प्याज है नहीं है। फिर वो क्या करेगा, उसे धीरे धीरे मार्केट में बेचता रहे, तो अच्छे पैसे में, अच्छी रेट में प्याज को बेच पाएगा। जैसे एक टाइम ज्वार में हुआ था, याद है किसी को ज्वार का? तो उस समय ज्वार की जब कालाबाजारी की गई, किसी ने ज्वार को पूरा का पूरा परचेज कर लिया, मार्केट में ज्वार नहीं रहा, ज्वार की रेट बढ़ने लगी, क्योंकि गोंद वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री को जो है उस ज्वार नहीं, ग्वार की थी शायद, ग्वार की थी, तो ग्वार गोंद बनाने के लिए जरूरत पड़ता, तो ग्वार के लिए क्या हुआ, अब इंडस्ट्री के पास ग्वार था ही नहीं, अब उन्होंने ग्वार खरीदना शुरू किया तो उसकी रेट बहुत ज़्यादा, तो जिसने कालाबाजारी, जिसने स्टॉक कर लिया था पूरा खरीद करके, वो धीरे धीरे मार्केट में बेचता रहा और अच्छी रेट में उसने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। लेकिन उसको देख करके वापस क्या हुआ, लोगों ने खूब जम के ग्वार पैदा किया, अब मार्केट में ग्वार ही ग्वार हो गया, तो डिमांड कम और प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो मांग क्या हुआ, स्वतः ही कम हो गई, और मांग कम हो गई तो उसका मूल्य कम हो गया। तो आज तक वो मूल्य नहीं आ पाए, क्योंकि डिमांड हमारी, अगर हमारी डिमांड, उत्पादन कम है और डिमांड ज़्यादा है तो ही हमारा मूल्य बढ़ेगा। तो इसे नोट कर लो, उत्पादन कम, डैश लगा के, मांग ज़्यादा, उत्पादन कम, डैश लगा के, मांग ज़्यादा, उत्पादन कम, मांग ज्यादा, डैश लगा के, मूल्य अधिक। डैश लगा के, मूल्य अधिक, यानी कि मांग ज्यादा होगी, उत्पादन अधिक होगा तो मांग ज्यादा हो जाएगी, उत्पादन कम होगा तो मांग ज्यादा होगी, और मांग ज्यादा होगी तो मूल्य अधिक होगा, और उत्पादन अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, मांग कम हो जाएगी, और मांग कम हो जाएगी तो मूल्य भी कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो सिद्धांत काम करते हैं, मांग के साथ साथ मूल्य बढ़ता है, अगर मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ जाएगा, मांग कम होगी तो मूल्य कम हो जाएगा, और मांग और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन बढ़ेगा तो मांग घट जाएगी, और उत्पादन कम होगा तो मांग बढ़ जाएगी, ये अपोजिट काम करते हैं। यानी कि उत्पादन और मांग या उत्पादन और मूल्य दोनों में उल्टा संबंध है, जबकि मांग और जो मूल्य है उन दोनों में सीधा संबंध है। उत्पादन बढ़ेगा तो मांग कम हो गई, और उत्पादन घटा तो मांग बढ़ गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्पादन और मूल्य की, तो उत्पादन बढ़ेगा तो मूल्य कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा तो मूल्य बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम डिमांड और मूल्य की बात करें, डिमांड और प्राइस की, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे मूल्य बढ़ता चला जाएगा, और डिमांड कम होगी तो मूल्य भी कम होता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में लिखें ई, यातायात के साधन। हाँ, ई लिखें, यातायात के साधन। फिर ये वीडियो देख लेना, और तो क्या करूं, कैसे तेरे पास तेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा।
लिख लिया यातायात के साधन। यातायात के साधन में पहला लिखें यातायात की सुविधा अच्छी होने पर, यातायात की सुविधा अच्छी होने पर हाँ ई यातायात के साधन, यातायात के साधन में पहला यातायात की सुविधा अच्छी होने पर लाभ अधिक होगा। अर्थात उत्पादकता में वृद्धि होगी। साधन अच्छे, यातायात की सुविधा अच्छी होने पर लाभ अधिक होगा अर्थात उत्पादकता में वृद्धि होगी। अर्थात उत्पादकता में वृद्धि होगी। लिख लिया। नेक्स्ट लिखें इसी में सेकंड पॉइंट, यातायात की सुविधा उचित न होने पर उत्पाद का मूल्य कम हो जाने से उत्पाद का मूल्य कम हो जाने से। गुण में लिखें संबंध, पहला नंबर डाल करके संबंध। गुण में हाँ पहला नंबर संबंध, हाँ मृदा उर्वरता में लिखें संबंध, लिख के बस छोड़ देना है। मृदा उर्वरता में लिखें पोषक तत्वों से, मृदा उर्वरता में पोषक तत्वों से संबंध, हाँ मृदा उर्वरता में लिखे पोषक तत्वों से। ईयरफोन ही लगा हुआ है, तेरे पास ही आवाज कम जा रही है, सबके पास आ रही है प्रॉपर, नहीं तो बाकी के पास तो जा रही है ना। अब तेरे पास कैसे प्रॉब्लम आ रही है? तेरी आवाज अब आई है मेरे पास, नहीं तो तेरी आवाज ही बहुत धीमी आती है। लिख लिया पोषक तत्वों से, और इसमें लिखें प्रति हेक्टर उत्पादन या आय से, उत्पादकता में, उत्पादकता में लिख लिया प्रति हेक्टर उत्पादन या आय से, उत्पादकता में लिख लिया। हाँ उत्पादकता में लिखना है प्रति हेक्टर उत्पादन या आय से, प्रति हेक्टर उत्पादन या आय से। पोषक तत्वों से,
इसका मतलब समझ लें, क्योंकि अपने को आंसर में ऐसे ही लिखना है बोर्ड में, जैसे अभी बुक में दिया हुआ है, ये तो अपन बहुत दूसरी तीसरी क्लास से चौथी क्लास से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही बस एक कॉलम बना लिया इधर, एक कॉलम बना लिया इधर और अपन लिख करके आ गए। तो यहाँ पर ये क्या है, इससे अपना मैटर भी शॉर्ट होगा और एक अच्छा भी लगेगा। इसका मतलब क्या है, गुण क्या है, हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अंतर किस में देख रहे हैं, संबंध में। तो मृदा उर्वरता का संबंध किससे, पोषक तत्वों से, और मृदा उत्पादकता का संबंध किससे, प्रति हेक्टर आय या उपज से। अब आगे समझ में, मतलब पॉइंट क्या है ये, तो ये अंतर अपन को इस तरीके से लिखना है। सेकंड लिखें, सेकंड में गुण में लिखेंगे उर्वरता, पोषक तत्वों से, हाँ इससे है, क्योंकि मृदा उत्पादकता किस पर डिपेंड है भाई, आय से, और मृदा उर्वरता किससे बढ़ेगी, पोषक तत्वों से। तो यहां पर इन दोनों का संबंध इनसे है। दूसरा पॉइंट डालें, गुण में उर्वरता व उत्पादकता में संबंध। उर्वरता व उत्पादकता में संबंध नीचे लिख लें उसके, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 2 लाइन में चला जाएगा तेरा मृदा उर्वरता वाला, उसके नीचे लिख ले मृदा उर्वरता व उत्पादकता में संबंध। उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। गोविंद को कैसे पता होगी, पड़ोसी तू है। उर्वरता में लिखें, मृदा उर्वरता में उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। कान में तेल डाल ढंग से। लिख लिया, हाँ। उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। हाँ इसको लिख लेना था, नहीं तो फिर चिल्लाएगा पीछे से। लिख लिया गोविंद? हाँ, उत्पादकता में लिखें, उत्पादक मृदा सदैव उर्वर होती है। सदैव उर्वर होती है। थर्ड में लिखें, गुण में निर्धारण। निर्धारण, हाँ, ऑब्लिक लगा के निर्धारण के आगे लिख देना निर्भर। ऑब्लिक लगा के लिख देना निर्भर। निर्धारण ऑब्लिक निर्भर। लिख लिया? निर्धारण ऑब्लिक लगा करके निर्भर, निर्भरता। हाँ लिख लिया? हाँ, अब मृदा उर्वरता में लिखें भौतिक दशा, रासायनिक दशा, रासायनिक दशा, व जैविक दशा के
अनुकूलता पर, अनुकूलता पर, यानी कि भौतिक दशा, रासायनिक दशा और जैविक दशा जब अनुकूल होगी तो ही मृदा उर्वरता बढ़ेगी। तो मृदा उर्वरता किस पर निर्भर हो गई? मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा के संतुलन पर। उत्पादकता में लिखें मृदा उर्वरता परिवहन सुविधा, परिवहन सुविधा मांग व लागत पर। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, तीसरा पॉइंट हो गया ये। तो मृदा उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? मृदा उर्वरता पर। अगर मृदा उर्वरता नहीं है अच्छी तो हमारे पास उत्पादन ही अच्छा नहीं होगा, तो हम बेचेंगे कहाँ से? दूसरी तरफ अगर परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं है, हम जो उत्पादन अच्छा हुआ उसे मार्केट तक ले जा ही नहीं पाए टाइम पर, तो हमें सड़ी गली सब्जी की रेट थोड़ी मिलेगी, हमें फ्रेश सब्जी की रेट मिलेगी। तो हम उसे मार्केट तक नहीं पहुंचा पाए तो परिवहन सुविधा अच्छी नहीं होगी, तो उत्पादकता कम हो जाएगी। फिर इसके बाद में उपज की मांग। अब हमारे पास उत्पादन तो बहुत अच्छा है लेकिन मार्केट में उसकी मांग ही नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो क्या होगा? उसका हमें मूल्य नहीं मिल पाएगा, तो उत्पादकता कम हो जाएगी। फिर इसके बाद में फसल पैदा करने में हमारा खर्च कितना आया। अगर मान लो हमारा 1000 रुपये खर्च आता है इकाई आयतन के उत्पादन में और हमारा वो 1010 रुपये में बिकता है, तो हमारा क्या हुआ? लागत ज्यादा होने की वजह से उत्पादन तो अपने मूल्य में बिका 1010 में, लेकिन उत्पादन की जो लागत थी वो 1000 रुपये, तो हमें लाभ कितना हुआ? मात्र 10 रुपये। अगर वही उत्पादन की जो लागत है वो अगर 800 रुपये होती तो हमें कितना मिलता? 210 रुपये। यानी कि मृदा कोई भी फसल पैदा करने के लिए उसकी जो लागत होती है, उसका जो खर्चा होता है वो कम हो, तो उससे हमें क्या होगा? उत्पादकता यानी लाभ अधिक मिलेगा। और अगर लागत कम हो जाती है, लागत बढ़ जाती है, तो हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। गुण में चौथा पॉइंट लिखें, चौथा लिखें जांच। जांच के अंदर मृदा उर्वरता में लिखें प्रयोगशाला। उत्पादकता में लिखें खेत से प्राप्त उत्पादन अथवा बाजार मूल्य से। पांचवा लिखें गुण में अवयव। अवयव के आगे ऑब्लिक लगा के लिखते हैं ना, क्रियाएं। लिख लिया। मृदा उर्वरता में लिखें नियम, आर्थिक नियम, आर्थिक नियम मांग पूर्ति उत्पादन व्यय व उपज के मूल्य का
कोई महत्व नहीं है। किसको? अख्तर को बुला रहा है, अख्तर को। वो मेरे को बुला रहा है कि अख्तर को बुला रहा है? मुझे तो यही लगा कि मुझे लगा कि अख्तर को बुला रहा है लड्डू वड्डू खिलाने के लिए। चौथा पॉइंट था जांच। जांच जांच में मृदा उर्वरता में लिख ले प्रयोगशाला में, और उत्पादकता में लिख ले बाजार मूल्य से। जांच का मतलब है कि मृदा उर्वरता की जांच हम कहां कर सकते हैं। तो मृदा उर्वरता की जांच हम केवल प्रयोगशाला में कर सकते हैं, हम और उसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। लेबोरेटरी में मृदा ले जा करके, मृदा का नमूना ले जा करके उसकी उर्वरता की पता लगा सकते हैं कि उसमें पोषक तत्व है या नहीं है। उत्पादकता की जांच हम कैसे करेंगे भाई? उत्पादकता किस पर निर्भर है? मूल्य पर। तो उत्पादकता की हम किससे पता लगा सकते हैं? उत्पादन की मात्रा और उसकी बाजार मूल्य से। तो ये किस पर, इसकी जांच हम किससे करेंगे? उत्पादकता कैसी है? उत्पादन की मात्रा यानी उत्पादन से, और उसके बाद में बाजार मूल्य से, कि बाजार में मूल्य कितना है। तो इनसे हम जांच कर सकते हैं कि उत्पादकता अच्छी होगी, लेकिन उर्वरता का हम किससे पता लगाएंगे? प्रयोगशाला में। पांचवा पॉइंट मैंने क्या लिखा है? अवयव। अवयव में लिख लिया आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, आर्थिक लाभ नहीं, आर्थिक नियम, आर्थिक नियम, हाँ, आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, मांग, पूर्ति, उत्पादन, व्यय, व उपज के मूल्य का महत्व नहीं होता। का महत्व नहीं होता। का महत्व नहीं होता। मृदा उत्पादकता में लिखें भौतिक व आर्थिक नियम, भौतिक क्रियाएं व आर्थिक नियम, भौतिक क्रियाएं व आर्थिक नियम मृदा उत्पादकता में शामिल हैं। देख लिया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम मृदा उर्वरता की बात करें तो मृदा उर्वरता में ना तो कोई आर्थिक नियम लागू होता है कि मांग बढ़ेगी तो उर्वरता बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर मांग की बात करें तो मांग बढ़ने से भी मृदा उर्वरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्ति का मतलब यानी उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम हो, तो उससे भी उर्वरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्पादन कैसा हुआ, मार्केट में कितना उत्पादन आया। फिर इसके बाद में उत्पादन व्यय यानी कि उत्पादन हमने फसल पैदा करने में कितनी लागत लगाई, इससे भी मृदा उर्वरता की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उपज का मूल्य बढ़े या घटे तो भी मृदा उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इधर हम बात करें मृदा उत्पादकता की, तो मृदा उत्पादकता में क्या है, भौतिक क्रियाएं। भौतिक क्रियाओं का मतलब क्या है, अच्छी फसल की भूमि में भू परिष्करण क्रियाएं करना, अच्छा बीज बोना, अच्छी तरह से फसल की देखभाल करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना, कीट रोग का नियंत्रण करना, ये सारी भौतिक क्रियाएं किसके लिए जरूरी है, मृदा उर्वरता को बढ़ाए रखने के लिए, अच्छी फसल उत्पादन के लिए। तो हमारा फसल उत्पादन अच्छा होगा तो तभी तो हमारी उत्पादकता बढ़ने की संभावना होगी। तो हमने भौतिक क्रियाएं इसमें शामिल हैं। और इसके बाद में दूसरा आर्थिक नियम। आर्थिक नियम में क्या आ जाता है, आर्थिक नियम का मतलब है कि उत्पादन अगर कम होगा तो मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो आय बढ़ेगी, यानी कि मूल्य बढ़ जाएगा, और मूल्य मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। और अगर आर्थिक नियम की बात करें, अगर उत्पादन कम होता है, वो ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो मूल्य कम हो जाएगा, यानी कि उत्पादकता कम हो जाएगी। तो ये है आपके 5 अंतर। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक डालें मृदा क्षरण एवं संरक्षण। मृदा क्षरण एवं संरक्षण, हाँ अगला टॉपिक, ये उर्वरता और उत्पादकता में अंतर के बाद ये अपना मृदा उर्वरता और उत्पादकता चल रहा था ना, हाँ ये था ना दूसरा, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, जिसके अंदर अपन ने लिखा था मृदा उर्वरता, फिर मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, फिर उसके बाद में मृदा उत्पादकता, फिर मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। लिख लिया, मृदा क्षरण एवं संरक्षण। मृदा क्षरण का मतलब होता है, यहाँ पर जिसने जैसे गजेंद्र बाद में आया तो बेटा लिख लेना, मृदा क्षरण, मृदा अपरदन, मृदा कटाव एक ही चीज है, तीनों शब्द समान है। मृदा क्षरण, मृदा अपरदन, मृदा कटाव। लिख लिया। अब नीचे लिखे मृदा क्षरण की परिभाषा। परिभाषा में लिखें मृदा का जल, वायु या मृदा का जल, वायु या अन्य क्रियाओं द्वारा, मृदा का जल, वायु या अन्य क्रियाओं द्वारा मृदा का जल, वायु या अन्य क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना व अन्य क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना
स्थानांतरित होना मृदा क्षरण कहलाता है। स्थानांतरित होना मृदा क्षरण कहलाता है। इसके नीचे लिखे मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण में लिखें मृदा क्षरण को रोकने की क्रिया, मृदा क्षरण को रोकने की क्रिया मृदा संरक्षण कहलाती है। लिख लिया। अब इसके नीचे पहला पॉइंट लिखें मृदा क्षरण से मृदा उर्वरता की हानि होती है। मृदा उर्वरता की हानि होती है। मृदा उर्वरता की हानि होती है। सेकंड लिखें मृदा संरक्षण से मृदा कणों तथा पोषक तत्वों को सुरक्षित रखा जाता है। लिख लिया। अब इसके बाद में लिख लें मृदा क्षरण की अन्य परिभाषाएं। अन्य परिभाषाएं लिख लिया। इसमें पहला नंबर डाल करके लिखें भौतिक रूप से मृदा कणों का भौतिक रूप से मृदा कणों का स्थानांतरण मृदा क्षरण कहलाता है। सेकंड नंबर डाल करके लिखें मृदा कणों का पृथक्करण
तथा परिवहन, पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। अब इसके बाद टॉपिक डालें इसी के अंदर, मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण के अंदर मृदा क्षरण के प्रकार। मृदा क्षरण के प्रकार में पहला डाल दें प्राकृतिक, फर्स्ट प्राकृतिक क्षरण। क्षरण, प्राकृतिक क्षरण में लिखें पहला पॉइंट, वनस्पति से मेरा तो सही चल रहा है, सबके पास आवाज आ रही है, तेरे को छोड़ करके। मेरे नेट की तेरे से कोई विशेष दुश्मनी दिखती है? स्पीड क्या करेगी जब नेट ही नहीं चलेगा तो? स्पीड तो ऐसे ऐसे नेट है जिनकी स्पीड बहुत अच्छी आती है लेकिन डाउनलोड होती नहीं है और नेट पूरा खा जाते हैं। वनस्पति से ढकी हुई या आच्छादित, वनस्पति से ढकी हुई या आच्छादित। मृदा का जल या वायु द्वारा धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। हाँ, कंटूर विधि का मतलब होता है जो ढालदार क्षेत्र होते हैं उनमें सीढ़ियां बना दी जाती हैं और उस पर खेती की जाती है, उसे हम कहते हैं कंटूर विधि। हाँ, सीढ़ीदार खेती करना। सेकंड पॉइंट लिखें इसके अंदर, क्षरण मृदा निर्माण व मृदा विनाश, क्षरण मृदा निर्माण व मृदा विनाश की क्रियाओं को संतुलित रखता है। तीसरा लिखें, मृदा क्षरण ब्रैकेट में लिखना प्राकृतिक क्षरण ब्रैकेट बंद कर देना को मनुष्य द्वारा नहीं रोका जा सकता। हाँ,
नेक्स्ट लिखें चौथा पॉइंट, प्राकृतिक क्षरण से कोई विशेष हानि नहीं होती। अब इसके बाद में प्राकृतिक क्षरण के बाद में सेकंड डालें त्वरित क्षरण। हाँ, इसमें परिभाषा लिखें, जब मृदा क्षरण, हाँ, मृदा निर्माण से अधिक होता है तो उसे त्वरित क्षरण कहते हैं। अब इसे समझ लें पहले। प्राकृतिक क्षरण का मतलब क्या था? प्राकृतिक क्षरण में मृदा क्षरण धीरे धीरे होता है, जिससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मृदा का विनाश होता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, मृदा का निर्माण भी उसी स्पीड में होता रहता है। तो इससे क्या है, जो प्राकृतिक क्षरण होता है उसमें क्या होगा, जितना मृदा निर्माण हो रहा है उतना ही मृदा क्षरण हो रहा है। तो इससे क्या है, मृदा निर्माण और मृदा क्षरण दोनों कैसे हैं, संतुलित हैं। यानी कि जितना मृदा निर्माण होगा उतना ही मृदा क्षरण हो रहा है, तो मृदा में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए प्राकृतिक जो क्षरण है मृदा का, उससे कोई विशेष हानि नहीं होती, क्योंकि नई मृदा उतनी निर्मित हो जाती है और पुरानी मृदा उतनी स्थानांतरित हो जाती है। तो यानी कि जो प्राकृतिक क्षरण है वो क्या करता है, मृदा क्षरण और मृदा निर्माण दोनों में क्या रखता है, संतुलन बना के रखता है। और इसे हम मनुष्य रोक भी नहीं सकता कि जो क्षरण हो रहा है या जो निर्माण हो रहा है उनमें से किसी भी क्रिया को दोनों में से मनुष्य नहीं रोक सकता। लेकिन त्वरित क्षरण क्या है, जिसमें मृदा विनाश या मृदा क्षरण मृदा निर्माण से अधिक होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरित क्षरण। इसमें क्या होगा, हानि होगी, क्योंकि जितनी मृदा बन नहीं पा रही है उससे ज्यादा मृदा क्षरण हो रही है, यानी कि स्थानांतरित हो रही है। तो इससे क्या होगा, मृदा कणों की भी कमी हो जाएगी उस स्थान पर, दूसरा पोषक तत्वों की भी कमी हो जाएगी, और सबसे मेन चीज की मृदा उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से अब ये जो त्वरित क्षरण होता किस वजह से, त्वरित क्षरण होने का कारण है कई बार जैसे कोई ऐसे क्षेत्र जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर मृदा का क्षरण या मृदा की कवरिंग वाली, आच्छादन लिखाया था ना मैंने इससे पहले। आच्छादन का मतलब क्या है, मृदा का ढका हुआ होना। और जब मृदा ढकी हुई होगी, मृदा के ऊपर वनस्पति उगी हुई होगी, तो क्या होगा, मृदा पर से जो मृदा कण है वो आसानी से स्थानांतरित नहीं होंगे। कई बार हमने देखा होगा जैसे घास उगी हुई होती है और वहां पर हम पानी डालें तो मिट्टी के कण ज्यादा नहीं बहते, लेकिन जहां खाली मृदा है, जहां पर घास वगैरह कोई वनस्पति नहीं है, वहां हम पानी डालें तो काफी सारे मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी मृदा कणों का ज्यादा स्थानांतरण होता है। तो जब हम पशुओं की चराई ज्यादा कराते हैं, किसी भी जगह पर पशुओं की चराई ज्यादा कराई जाती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी भूमि है वो वनस्पति रहित हो जाती है, जिससे मृदा का क्षरण बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मिट्टी को खोद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो मकान में क्या करते हैं, नींव भरते हैं तो मिट्टी की भराई की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं से तो मिट्टी को खोद के ही ला रहे हैं, तो मृदा कणों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो इससे भी मृदा क्षरण अधिक होता है। तीसरी तरफ अगर हम बात करें
हमारे कृषि यंत्र, हमारे मनुष्य खुद मनुष्य के चलने के द्वारा मनुष्य के जूतों में चिपक करके मिट्टी का स्थानांतरण होता रहता है, तो हम सोचेंगे इससे कितनी मिट्टी स्थानांतरित होती होगी। लेकिन अगर हम केवल अपनी बात ना करके हम पूरी जनता की बात करें, कितनी पॉपुलेशन है और ये जब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित, ऐसा तो कोई है नहीं कि एक ही जगह बैठा रहे, वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो उनके चाहे वो खुद पैदल जाएं या गाड़ियों से जाएं तो उनसे क्या होता है, मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में जो स्थानांतरण या क्षरण है वो किससे ज्यादा हो जाता है, मृदा निर्माण से। और इसी को हम क्या कहते हैं, त्वरित क्षरण, यानी कि मृदा का क्षरण या मृदा का विनाश जब मृदा निर्माण से अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कौन सा क्षरण होगा, हेलो 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 छोटो छोटो ये देखो डिस्कनेक्ट हो गया सेटिंग्स। ओके, मतलब है जो जब हमारे जो मृदा का निर्माण है, मृदा का निर्माण तो वो कम और मृदा का विनाश जब ज़्यादा होता है या मृदा का क्षरण ज़्यादा होता है या मृदा कणों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरित क्षरण। यानी कि मृदा कणों का स्थानांतरण या मृदा कणों की हानि किससे, जितने मृदा कण निर्माण हो रहे हैं उनसे ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कौन सा क्षरण होगा, त्वरित क्षरण। और अगर मृदा का निर्माण और क्षरण दोनों बराबर हो तो कौन सा होगा, प्राकृतिक क्षरण। तो यहां इसके नीचे या कॉपी में ऊपर ही ऊपर लिख लो, प्राकृतिक क्षरण बराबर के आगे तीर लगाते ना, जो एरो जैसा बनाते हैं अपन, वो लगा करके फिर लिखना क्या नाम है, मृदा निर्माण बराबर मृदा क्षरण। बराबर वो लगाना होता है, लगभग एक लाइन सीधी आती है और ऊपर एक घूमती हुई सी लाइन आती है।
लिख लिया, मृदा क्षरण बराबर है डिस्प्ले पर 1 मिनट इसमें देखो, मैं बताऊं, इसमें नहीं दिखा रहा, टेक्स्ट का एडिट दिखा रहा है। चल मैं तेरे को एक बार उस पर भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, इसमें उसका नहीं आ रहा, पेन वाला मुझे दिख नहीं रहा कहीं। इसमें नहीं आ रहा, तो जो जैसे इक्वल का लगाते हैं ना अपन, इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ऊपर वाली लाइन क्या है, वो जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है ना, एक बार नीचे की तरफ और दूसरी बार ऊपर की तरफ घूमी हुई, वो लगानी है। लगभग लिख ले, चाहे लगभग लिख ले, लगभग बराबर, और आगे लिख दे मृदा निर्माण। हाँ, पहले क्या लिखा है, मृदा निर्माण लिखा है ना बीच में। एक मिनट मेरी बात सुन। प्राकृतिक क्षरण लिख लिया, प्राकृतिक क्षरण के आगे तीर लगा करके लिखना है, क्या लिखा है, मृदा निर्माण लिखा है, मृदा क्षरण लिखा है, मृदा निर्माण लिखा है ना। फिर लगभग लिख करके, लगभग बराबर लिख करके, और फिर लिख दो मृदा क्षरण। ठीक है। अब इसके बाद में इसी के नीचे नेक्स्ट लिखें त्वरित क्षरण बराबर, त्वरित क्षरण तीर लगा करके, बराबर है तीर लगा करके, जैसा अभी ऊपर लगाया मैंने बताया। इसमें मृदा निर्माण कम और मृदा क्षरण अधिक, उसके आगे लिख दो मृदा क्षरण अधिक। अब इसके बाद में डाल दो टॉपिक मृदा क्षरण की शक्तियां। किसकी? त्वरित क्षरण में, त्वरित क्षरण लिख लिया, त्वरित क्षरण बराबर मृदा निर्माण अधिक और मृदा निर्माण कम और मृदा क्षरण अधिक, मृदा निर्माण कम और मृदा क्षरण अधिक, कम और मृदा क्षरण अधिक। अब इसका टॉपिक डाल रहे हैं मृदा क्षरण की शक्तियां।